लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने ये देखा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होती है जो कि 2 डायमेंशनल मोशन होती है और इस 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर जो है वो क्या होता है कि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है। अब अगर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को कम्प्लीटली समझना है तो आप उसकी 3 चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। वो 3 चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जिसको आप थ्रो करते हैं या कोई भी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है वो मैक्सिमम कितनी वर्टिकल हाइट पे जाती है। दूसरा होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है। और तीसरी चीज़ होती है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक वो कितनी रेंज जो है वो कवर करता है। अगर आपको इसकी ये 3 चीज़ें पता हैं या 3 चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इजीली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है वो इन्हीं तीनों चीज़ों को जो है वो बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फिर वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi और इसका एंगल कितना है थीटा। ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया और ये वो वर्टिकल हाइट है जो कि आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखें कि इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि हम एक सूटेबल फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। वो सूटेबल फार्मूला जो है वो क्या होना चाहिए इस केस में? हम यहाँ पे हाइट को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन जो है इसका इस्तेमाल क्यों किया? फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर ली? क्योंकि अभी तक हमने टाइम को कैलकुलेट नहीं किया तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इस इक्वेशन को जो है वो सूटेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं a है, s है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस g के, क्योंकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। s किसके बराबर होगा? h के, जो कि हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो नीचे आने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? vi मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये चारों वैल्यूज़ अगर हम उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस vi साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमने इन चारों की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से उठा के इस फार्मूला के अंदर पुट कर दी। यह आ जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल्स टू 0 माइनस vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। हमने अगर h निकालना है तो h जो है वो किसके बराबर आएगा? vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये हमने हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है उसका फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। मतलब अगर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालनी है तो वो आप इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है? फर्ज करें कि हमारे पास अगेन एक वही प्रोजेक्टाइल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है और इसका एंगल है थीटा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इसने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया, इस टाइम को जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 at²। अब देखें हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, s वी आई टी तो हमने कैलकुलेट करना है और a। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं s किसके बराबर होगा, वर्टिकल हाइट के। आप देख सकते हैं कि बॉडी ने जिस लेवल से स्टार्ट किया उसी लेवल पे आके जो है वो दोबारा पहुँच गई, तो इसका मतलब है कि इसकी वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी, 0। अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो किसके बराबर होगी, वी आई साइन थीटा के। टी हमने कैलकुलेट करना है और ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए जो है वो बराबर होगा -g के, क्योंकि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वैल्यूज़ तीनों अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2, ए की जगह पे आ गया -g मल्टीप्लाइड बाई t²। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा टी -1/2 gt²। ये माइनस वाली टर्म जो है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस बन जाएगी, यह आ जाएगा 1/2 gt² इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। एक स्क्वायर जो है वो टी से कैंसिल हो गया, हमने चूँकि टी फाइंड करना है तो जी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है हॉरिजेंटल रेंज या फिर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वही एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई और इसका एंगल है थीटा, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस। हमने ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाने में इसने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया, यानी कि हमने इसकी हॉरिजेंटल रेंज को कैलकुलेट करना है। अब हॉरिजेंटल रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू वी टी। हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो हम हर उस जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो। s जो है वो इस केस में किसके बराबर होगा, r के। vx किसके बराबर होगा, वी आई कॉस थीटा के। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अभी हमने कैलकुलेट किया 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये तीनों वैल्यूज़ अगर हम उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा वी एक्स की जगह पे आ जाएगा वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह पे आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसमें देखें वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी आई हो जाएगा वी आई स्क्वायर, बाकी रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो इसका मतलब है कि इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो रेंज का हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमने रेंज की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की तीनों चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और साथ साथ रेंज। अब इसमें देखें कि रेंज का फार्मूला हमारे पास निकला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। और वो क्या है, रेंज का फार्मूला निकला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज जो है अगर वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखें, जी की वैल्यू को भी कांस्टेंट रखें, तो रेंज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन 2 थीटा के। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी बॉडी की मैक्सिमम रेंज निकालना चाहें, कि अगर हमने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करवा के मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है, तो वो देखते हैं कि वो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम तब निकाल सकते हैं जब थीटा बराबर हो 90 डिग्री के, और यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 × 45 यानी कि 90 डिग्री। मतलब थीटा जो है ये किसके बराबर होना चाहिए,
45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो तब वो मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। जब भी आपसे को पूछे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज जो है वो कब कवर करेगा तो वो किस एंगल के ऊपर होगा, 45 डिग्री के एंगल पे। जैसे हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्टाइल हैं। एक पहला प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल है 30 डिग्री, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल है 45 डिग्री, और एक तीसरा प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल है 60 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि 30, 45 और 60 इन तीनों की रेंज जो है वो डिफरेंट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो 30 और 60 दोनों के लिए रेंज सेम है, लेकिन 45 के लिए रेंज जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा तब आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। 45 से कम और 45 से ज़्यादा एंगल के ऊपर अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसकी रेंज हमेशा 45 डिग्री से कम निकलेगी। दूसरी बात यहाँ पे नोट करें कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल था 30 डिग्री का और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल था आपके पास 60 डिग्री का, 30 और 60 दोनों के लिए रेंज जो है वो सेम निकली। 30 और 60 दोनों के लिए रेंज जो है वो इसलिए सेम निकलेगी क्योंकि दोनों का 45 से डिफरेंस सेम है। अगर हम 45 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास 30 डिग्री आता है, और अगर 45 में 15 को ऐड करें तो क्या आता है 60 डिग्री। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 45 से सेम है 15, तो इसका मतलब है 30 और 60 के ऊपर रेंज क्या निकलेगी, सेम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो इसकी एप्लीकेशन है कि अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम निकलती है। 45 से कम पे और 45 से ज़्यादा पे हमेशा रेंज जो है वो 45 से कम निकलेगी। और अगर 45 से इक्वल अमाउंट कम और 45 से इक्वल अमाउंट ज़्यादा करते हैं तो उन दोनों एंगल्स के लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी।